देखिए, आज खिलजी वंश के बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसने अपने आप को सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। ठीक है। और वह एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा ने उसका विरोध कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनो उपाधि धारण की थी? मैंने भी बताया, इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? किसकी हो गई थी? उनका नाम था जफर खां। क्या नाम था? जफर खां। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। ये तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। राणा रतन सिंह नाम था। ठीक है। अगला देखिए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। अच्छा, देखिए, इसका आंसर पहले तो समझ लीजिए कि पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि धन के लालच और गौरव के लालसा ने अलाउद्दीन खिलजी को अपने दायित्वों के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी थी। ठीक है। दक्षिण के दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने पर अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी, उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करना था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। ठीक है। ये आप दिमाग में रखिएगा कि दक्षिण के राज्यों को कब्जे में करना नहीं चाहता था। ये क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। ठीक है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन की सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलचपुर की आय भेजने का वायदा किया, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली में नहीं भेजा, जिस कारण से 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी तक आरओ में नहीं आया है, तो ये आ सकता है। एक चीज़ अब इसको ध्यान में रखिए, क्या है कि कौन राजा कहाँ पे था। ये अलाउद्दीन के समय की बात हो रही है। जब अभी मैंने आपको बताया कि देवगिरी पे शासन किसका था, तो देवगिरी पे शासन था राजा राय रामचंद्र का। ये ऊपर का क्वेश्चन यही है कि अलाउद्दीन के समय आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? राजा रामचंद्र देव। तो यही चीज़ यहाँ से आप देखिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राजा रामचंद्र देव। ये आपका इससे मैच हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका, वो किससे हो जाएगा? दो से। तो सी का टू, दो हो गए अभी आपके, एक ये और एक ये। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, आपको मैंने बताया कि राणा रतन सिंह, तो राणा रतन सिंह कहाँ के थे? चित्तौड़ के थे। ये वही है, रानी पद्मावती वाला। तो ये हो जाएगा बी का फोर। तो बी का फोर ये है और टू वाला ये है ना? तो यहाँ पे फोर और टू ये मैच कर जाएगा आपका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। आपको नहीं भी पता होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप याद रख लीजिए कि रणथंभौर पर हमीर देव का था, चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह का था, देवगिरी पर राजा राय रामचंद्र का था और गुजरात पर कर्णदेव का था। गुजरात का आप अच्छे से याद कर लीजिए, गुजरात का कर्णदेव का था और रणथंभौर हमीर देव का। ठीक है। ये आप क्वेश्चन स्किप कर दीजिए। मानचित्र वाला, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित की गई? ये है अलाउद्दीन खिलजी। अब दिमाग में आ रहा होगा कि खालिसा भूमि पैमाना क्या होता है भाई, समझिए क्या होता है। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। ठीक है। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क मिल्क माने क्या हुआ? राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंद्रात, पेंशन तथा वक्फ
यानी कि धर्मार्थ के में प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी, फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित क्यों हुई थी? क्योंकि उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य के द्वारा प्रदान की गई थी, इनाम में दी गई थी या धर्मार्थ के काम में दी गई हुई थी। उन सभी को उसने क्या कर लिया था? छीन लिया था। किस सुल्तान के बारे में ये कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन की के 50% तक कर दिया था? ठीक है, तो ये किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और यही चीज़ जो थी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको फॉलो किया था। ये तुगलक वंश जो स्टार्ट हुआ उसमें पहले गयासुद्दीन तुगलक आया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, फिर फिरोज शाह तुगलक आया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपज के 50% भूमि के रूप में निश्चित किया था, क्या? कर के रूप में। और अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व सुनिश्चित किया। इस लाइन को आप अच्छे से कर लीजिए स्टेटमेंट फॉर्म के लिए। जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व सुनिश्चित किया था वह कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर यानी कि मकान कर, जिसे कि घरी कर कहते हैं। तो ये पूछ सकता है कि घरी कर क्या होता है? तो घरी कर जो है वो मकान कर है, जबकि चराई कर लगाए थे। तो कौन कौन से 2 लगाए थे? मकान कर और चराई कर। अगर पहला स्टेटमेंट ये पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। सेकंड स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर जिसे कि घरी कर कहते हैं और चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में भूमि कर 50% कर दिया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये आपको पूरा इसको आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर आधारित थी। फिर से वही क्वेश्चन है, सुल्तान जिसने भूमि उपज का 50% कर दिया राजस्व कर, वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लिया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है। देखिए उसने, आ गया वही चीज़ मैं जो कह रहा था, उसने कृष्य जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की। ठीक है, और उसने प्रांतों के गवर्नर को अधिकारों को समाप्त कर दिया था। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू कर दिया था। तो ऐसा तो कुछ नहीं किया था, तो इसका स्टेटमेंट 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। अगला ये, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। बिल्कुल सही बात है। वह दिल्ली में अपने राज्य भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। बिल्कुल गलत बात है। तो इसका ए सही हो जाएगा और आर मतलब दूसरा सेकंड वाला पोर्शन गलत हो जाएगा। कि सुल्तान ने बाजार सुधार, यही बाजार सुधार या ये वाला क्वेश्चन था ना, कि मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। मुस्लिम बादशाहों में से किसने किसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की बार बार पूछा गया है? आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास थे, बहुत सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन ने जो प्रयास किया उसमें उससे सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, इसका एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन को आर्थिक सुधार करने के एक बड़ी सेना का भरण पोषण करना था और विद्रोह पर अंकुश भी लगाने के लिए, इन सभी के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को शहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया। याद रख लिए, उसने मलिक कबूल को शहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को सही उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और काला बाजारी बंद हो गई। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि
इसका क्वेश्चन फिर आया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बाजार मूल्य नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस कहते हैं शायद इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ये किसने, ये अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी, देखिए आ गया क्वेश्चन यहाँ पे पीसीएस मेंस में, जो भी ऊपर डिस्क्रिप्शन था। कि घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृहकर, अगर आपसे पूछ सकता है कि घड़ी कर क्या है, तो आप गृहकर ही लगाना, ठीक है ना, घर से ही बना हुआ है तो घड़ी कर हो जाएगा। और इसने क्या लगाया है? चराई कर लगाया है, चराई पर कर लगाया। ठीक है, ठीक है ना, होम टैक्स लगा दिया था इसने और चराई पर भी कर लगा दिया था। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी नदी। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सीमा हो जाएगी आपकी रावी नदी। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। ठीक है, 1306 में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोलों और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई। एक क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए, रावी नदी। झेलम ऊपर से अगर देखा जाए तो क्या क्रम है कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, है ना। तो ये रावी नदी जो है ना, ये बॉर्डर लाइन हो जाएगी मंगोलों के लिए। और किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित होते हुए विशेष सेना का निर्माण किया था? सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु विशेष सेना नियुक्त किया। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या को बढ़ाने और प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के मार्ग पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की इक्ताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गई थीं। देखिए फिर से क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि देवगिरी पे शासन किसका था? तो देवगिरी पे जो शासन था वो रामचंद्र देव का था। ठीक है, और यही यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शंकर देव दिया हुआ था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव शासक बना था। ठीक है, तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। ठीक है, और इसकी राजधानी वारंगल थी। ठीक है, शेष अन्य सभी सम्मिलित हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? उसका नाम था मुबारक खिलजी। ये मुबारक खिलजी जो था आपका, इसको क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल अल्लाह की उपाधि धारण की। तो मेन क्वेश्चन आप इसको दिमाग में ये रखिए कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अभी तक क्या हो रहा था, खलीफा का सहायक और खलीफा की अनुमति से काम हो रहा था। तो इसको आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। और दो दो चीज़ें और मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आप दिमाग में रखने वाली बात है। क्या कि इनमें सुल्तानों का क्रम, देखिए सबसे पहले आया है आपका जलालुद्दीन खिलजी। कौन आया है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद, है ना, इसका वंश का टाइम पीरियड 1290 से चालू हो रहा है ना। 1290 के बाद क्या हुआ, मलिक, हाँ, मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने की भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मनिकपुर की सुबेदार प्राप्त हुई थी। तो ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब तो ये वो जब सत्ता में बैठे या इन्होंने दिल्ली सल्तनत संभाली, तो वो उसके पहले कहाँ पे थे? तो कड़ा मणिकपुर की सूबेदार, ये कहाँ पर है? कौशाम्बी के आसपास है, इलाहाबाद के पास में। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने, पद्मिनी वाला हो गया, देवगिरी का शासक आप समझ ही गए हो। और इसमें ये सीमा रावी नदी का भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसने लॉन्च ही की थी। घड़ी कर इसने लगाया ही है। चराई कर भी इसने लगाया ही है।
उसने मलिक कबूल को शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें आप दिमाग में सेट करिए। मलिक कबूल नाम है इसका। एक था मलिक काफूर, ये है मलिक कबूल। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का। एक पृथक विभाग बनाया था, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। ठीक है, और इसमें लास्ट में आप ये दिमाग में रख लीजिए कि इसमें लास्ट का जो शासक है ना, वो मुबारक शाह खिलजी है, और उसके बाद एक खुसरो भी है। तो अगर क्रम से लगाने को आ जाए तो जलालुद्दीन के बाद रुकनुद्दीन बने थे, रुकनुद्दीन के बाद अलाउद्दीन बने हैं, 6 हैं टोटल। उसके बाद चौथे नंबर का भी याद नहीं आ रहा। 5वें नंबर पर आपका आ जाएगा मुबारक शाह खिलजी, और छठे नंबर पे आपका आ जाएगा खुसरो। ठीक है ना, तो अगर क्रम पे लगाने है इतना आप कर पाओगे।